हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस से भी ढेर सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। देखिए, डिजिटल वित्तीय समावेश का तात्पर्य समाज की मुख्य धारा से वंचित और वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए डिजिटल पहुंच और अवसर प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई सेवाओं को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के रूप में जाना जाता है, यानी DFS भी आपसे बोल सकते हैं, जिसे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। DFS का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन या डिजिटल रूप से ही इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जिनको हम आगे अभी समझेंगे, बट मुख्य जो उद्देश्य है डिजिटल वित्तीय समावेश का, जो तात्पर्य है, वो समाज की मुख्य धारा से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए डिजिटल पहुंच या अवसर प्रदान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम डिजिटल हो जाते हैं, यानी बहुत सारी सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग की सर्विसेज हों या अदर बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जब हम डिजिटली उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको उपयोग करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमारे लिए हमको इस्तेमाल करनी होती हैं कि उसकी सुरक्षा भी करना है ना। कहीं कहीं आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आपको किस प्रकार से बनाना है, उसके लिए OTP भी आएगा आपके पास में, है ना, जब आप कहीं लॉगिन करते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं जिनको हम अभी बहुत ही विस्तार से एक एक करके समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे OTP के बारे में। आपने देखा होगा जब आप कभी भी कहीं पर लॉगिन करते हैं, या फिर आप देखो, आप जब अपना आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी OTP आपके पास आता है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होता है वहाँ पे OTP आता है, और ये OTP आपके मोबाइल नंबर पर भी आ सकता है, और ये OTP कई बार आपके ईमेल पर भी आता है। वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पर भी OTP आता है, और मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर भी आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है OTP के रूप में। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझना है कि भाई OTP क्या होता है। तो OTP एक पासवर्ड होता है, इसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। यानी ये कैसा पासवर्ड होता है, ये आपका वन टाइम पासवर्ड होता है। कहने का मतलब है ये पासवर्ड एक बार जनरेट होता है, उसका इस्तेमाल करने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि OTP का एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने इस्तेमाल किया तो ही काम करेगा, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएगा। और कुछ OTP ऐसे होते हैं जो कि इवेंट बेस्ड होते हैं, जब तक आप उस OTP का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो एक्सपायर नहीं होता है, और जैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं वो एक्सपायर हो जाता है। ये चीज़ अभी आगे हम लोग देखेंगे। पहले तो सिंपल ये समझना है कि OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, OTP जो होता है ये अनियमित ढंग से उत्पन्न होने वाला पासवर्ड है। अनियमित ढंग से यानी रैंडमली हमें कोई नंबर मिल जाएगा। जब भी हम लॉगिन करेंगे, किसी अकाउंट को एक्सेस करते हैं, तो ये रैंडमली एक नंबर हमारे सामने आता है एज ए टेक्स्ट मैसेज या फिर आपके ईमेल पर। तो ये कैसा होता है, अनियमित होता है। यह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन योजना है। कैसी योजना है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जैसे मान लिया किसी अकाउंट का आपके पास में यूजर नेम भी है ना, और उसका पासवर्ड भी है, दोनों हैं। तो आप जब किसी भी व्यक्ति को अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड बता देंगे, वो व्यक्ति लॉगिन कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं, जैसे मान लिया आपका ईमेल अकाउंट है, आपने जीमेल पर अपना एक अकाउंट बना रखा है, तो उसके लिए आपको आपका यूजर नेम यानी आपका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए एंड उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, आप लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, जब भी कोई व्यक्ति यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आएगा, और जब तक वो OTP को डालेगा नहीं तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये डबल सिक्योरिटी हो गई है, इसलिए इसको कहा जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहला ऑथेंटिकेशन क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। ये भी पता लग गया मान लिया, तब भी वो वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई आप ही हैं कि कोई और है। ऐसा तो नहीं किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया हो, यूजर नेम आपको पता हो, उसको पता होगा, और पासवर्ड चुरा लिया है तो लॉगिन कर जाएगा। तो क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज देंगे।
अब नंबर तो आपके ही पास होगा। जब आप ओटीपी आपके नंबर पे आएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी भाई हमारा लॉगिन हो रहा है, एक्सेस हो रहा है कहीं। अगर आप ही हैं तो वो ओटीपी आप डाल के लॉगिन कर जाओगे, अगर कोई और कर रहा होगा तो आप उसको ओटीपी थोड़ी बता दोगे, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। उपयोगकर्ता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल के अलावा ओटीपी पासवर्ड भी प्रयोग करते हैं या दिया जाता है। एक अतिरिक्त सुरक्षा है कि हमने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड तो हमें याद है हमने डाला, बट हो सकता है किसी को पता लग गया हो, चुरा लिया हो किसी ने, तो ओटीपी भी तो आएगा। अब ओटीपी लॉगिन वो करेगा, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको जानकारी रहेगी कि हाँ भाई कोई लॉगिन कर रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अपना जो भी आगे कार्रवाई करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये तो आपके समझ में आएगा कि ओटीपी क्या होता है। एक रैंडम कोड होता है, याद रखना है। अलग अलग प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं, या ध्यान रखना है ना। जैसे सवाल पढ़ते हैं, हो सकता है वैसे ना आए, कुछ घुमा फिरा के पूछ दें। तो थ्योरेटिकल जब आप पढ़ेंगे ना तो किसी भी प्रकार से सवाल बन सकता है। अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर निश्चित रूप से पता होगा। अब हम बात करते हैं ओटीपी की खोज किसने की थी, है ना। ओटीपी की खोज किसने की, शुरुआत कहाँ से हुई। ओटीपी जिसे वन टाइम पासवर्ड के नाम से जानते हैं, ओटीपी की खोज लेस्ली लैम्पोर्ट ने की थी। लेस्ली लैम्पोर्ट ने 1980 के दशक में पहली बार इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया था। यानी लेस्ली लैम्पोर्ट ने पहली बार 1980 के दशक में इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। यह एक वन वे फंक्शन का इस्तेमाल करता है, इस एल्गोरिदम में सीड और हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, सीड और हैश फंक्शन का इस्तेमाल होता है इस एल्गोरिदम में ओटीपी के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि ओटीपी तो हमने समझ लिया वन टाइम पासवर्ड होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसको कहते हैं। ओटीपी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है आपका ओटीपी। एक HOTP होता है और एक TOTP होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक HOTP और दूसरा TOTP। HOTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HMAC बेस्ड ऑन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम इसको कहते हैं। यानी अब HMAC यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है। HMAC को अगर आप देखेंगे तो हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। HMAC का मतलब होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका HOTP, जिसे हाँ आप कह सकते हैं HMAC बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, या फिर आप कह सकते हैं हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन OTP या कोड, ओके। अब देखिए HOTP जो है आपका इज एन इवेंट बेस्ड OTP। जैसे मैंने कहा था OTP 2 प्रकार का होता है, एक इवेंट बेस्ड होता है वेयर द मूविंग फैक्टर इन ईच कोड इज बेस्ड ऑन अ काउंटर। यह दरअसल एक इवेंट आधारित वन टाइम पासवर्ड है जिसमें OTP की कोई समय सीमा नहीं होती है। आपके पास एक OTP आया, कुछ डिजिट का एक OTP आया मान लिया आपके पास में, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये किसी टाइम में एक्सपायर नहीं होगा। यानी कि यह तब तक वैलिड रहता है जब तक कि आप नया OTP जनरेट नहीं करते हैं, जब तक आप न्यू OTP जनरेट नहीं करते हैं, या ये जो OTP आपके पास आया है इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। जो OTP आपको दिया गया उसका जैसे ही इस्तेमाल कर लोगे तो वो OTP आपका एक्सपायर हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपने अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाया होगा और उसमें आपने ATM के लिए अप्लाई किया होगा, तो ATM कार्ड आपके घर पे आया होगा, तो उसमें भी कई बार क्या रहता है, या आप ऐसे समझ लो कि आपने नेट बैंकिंग के लिए आवेदन किया है, नेट बैंकिंग के लिए आवेदन किया है, तो नेट बैंकिंग के लिए जब आवेदन करते हैं तो एक किट आता है बाई पोस्ट आपके घर पे, उसमें आपका नेट बैंकिंग का यूजर नेम वगैरह रहता है और पासवर्ड क्या, बल्कि वो एक प्रकार का OTP रहता है, वो वन टाइम के लिए होता है OTP, लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। मतलब वो आपके घर पे आ गया, अब आप क्या करोगे, पहली बार जब अपना बैंकिंग यानी वेबसाइट पर जाओगे बैंक वाली और वहाँ पे इंटरनेट में लॉगिन करोगे, तो पहली बार जब आप अपना यूजर नेम जो बनाया होगा एंड उसके बाद जो पासवर्ड के रूप में आपको जो OTP दिया गया है, जो आया है, वो OTP डालना है। और जैसे ही OTP आप डाल देते हैं फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप अपना नया पासवर्ड आप बना लो, तो कोई पासवर्ड फिर आप बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये OTP एक्सपायर होने का डेट इसमें नहीं था, बट ये आपका इवेंट बेस्ड था। इवेंट का मतलब जैसे ही आपने ये OTP अपनी वेबसाइट पे लॉगिन किया फर्स्ट टाइम, बस इसका काम हो गया, ठीक है ना। और अब आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा। अब इस OTP का कोई और यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इवेंट जो है बेस्ड था ये, और आपने अपना काम कर लिया।
ये डन हो गया है। तो एक तो ये जो आपका HOTP होता है ये इवेंट बेस्ड होता है, इस बात का ध्यान रखना है। कैसा होता है? इवेंट बेस्ड होता है। एक होता है TOTP जिसे कहते हैं टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, और पहले वाला कौन सा था? पहले वाला था हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, या हैश बेस्ड वन टाइम पासवर्ड भी कह सकते हैं, हैश बेस्ड OTP कह सकते हैं। तो ये जो टाइम बेस्ड होता है इसके नाम से हम जान सकते हैं कि यह टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है। इस समय सीमा को टाइम स्टेप कहा जाता है। टाइम स्टेप की समय सीमा 30 से 60 सेकंड तक हो सकती है, बट ये कई बार आगे पीछे भी होती है, तो नॉर्मली 30 से 60 सेकंड तक हो सकती है। अगर आप तय टाइम लिमिट के भीतर OTP या TOTP को वैलिडेट नहीं करते हैं तो यह अपने आप क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे आप मान लिया कहीं लॉगिन कर रहे हैं, मान लिया नेट बैंकिंग में ही आप लॉगिन कर रहे हैं, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे हर बार OTP आपके नंबर पे आएगा। आप लॉगिन ID डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद भी OTP आपके नंबर पे आएगा, क्योंकि ये डबल सिक्योरिटी रहती है। और अगर वो OTP आप समय जो तय सीमा होती है, यानी जितना भी तय सीमा हो, ये डिफरेंट हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो 30 सेकंड का ही होगा या 60 सेकंड का होगा। ये अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आपका OTP आपको मिला है ना, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो टाइम सीमा वहाँ तय की गई है उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। बट नॉर्मली ये 1 मिनट से लेकर और 10 मिनट तक होता है। यानी 60 सेकंड से 10 मिनट तक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है 30 से 60 सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग अलग समय सीमा होती है। तो अगर आप समय सीमा के भीतर OTP नहीं डालेंगे तो वो OTP फिर एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से OTP को भेजना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। तो अभी आपने सिंपल क्या समझा? OTP को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, TOTP होता है और एक HOTP होता है। HOTP मतलब हैश बेस्ड, मतलब ये इवेंट बेस्ड होगा, और TOTP मतलब टाइम बेस्ड होगा। ठीक है, अब देखिए OTP की डिफॉल्ट टाइम लिमिट 1 से लेकर 10 मिनट की हो सकती है। 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक डिफॉल्ट क्या हो सकती है? टाइम लिमिट हो सकती है। तो OTP तो आपके समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं QR कोड। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। QR कोड एक प्रकार का बार कोड ही होता है। बार कोड देखा होगा आपने, बस वैसा ही आपका क्या होता है? QR कोड होता है, जिसमें डॉट्स या मैट्रिक्स होता है। इससे QR स्कैनर द्वारा उपयोग करके स्कैन किया जाता है। तो जैसे QR कोड आप यहां देख पा रहे होंगे, इस QR कोड को स्कैन करते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और इसके अंदर डेटा एंटर किया जाता है। इसके अंदर कोई लिंक हो सकता है, कोई वेबसाइट का लिंक, कोई वीडियो का लिंक हो सकता है, यानी किसी प्रकार का भी हम लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या किसी प्रकार का हम टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे QR कोड का में अधिकतम 7089 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। टोटल इसमें 7089 कैरेक्टर का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। QR कोड को किसने बनाया? डेंसो वेब नाम की कंपनी ने बनाया, एक जापानी कंपनी थी। इसके द्वारा 1994 में QR कोड को बनाया गया। तो कंपनी का नाम तो डेंसो वेब था, व्यक्ति का नाम क्या था? मासाहिरो हारा। व्यक्ति का नाम था मासाहिरो हारा। मासाहिरो हारा नाम का व्यक्ति जो जापानी कंपनी में काम करता था, कंपनी का नाम था डेंसो वेब। उसने सबसे पहले QR कोड को बनाया था 1994 में। और ये जापान में एक जो ऑटोमोटिव कंपनी थी, जहाँ पे कुछ पार्ट्स बनते थे, ऑटोमोटिव कंपनी थी, वहाँ पे कुछ पार्ट्स बनते थे, ठीक है ना। उन पार्ट्स पर ये QR कोड लगाया जाता था उनको स्कैन करने के लिए। तो उन पार्ट पर ये QR कोड लगाने के लिए डेवलप पहले किया गया था। QR कोड कैसा होता है पूछते हैं तो याद रखना है, QR कोड आपका 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है आपका QR कोड। तो QR समझ में आ गया, एक प्रकार का बार कोड ही होता है। ये 1994 में डेवलप हुआ था। अब समझते हैं बार कोड क्या होता है। तो बार कोड का आविष्कार जो था वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा किया गया था। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा बार कोड बनाया गया था। 1952 में अमेरिका में इसका पेटेंट कराया गया था। ये आविष्कार मोर्स कोड पर आधारित था, जिसे पतली और मोटी पट्टियों तक बढ़ाया गया। हालांकि इस आविष्कार को व्यावसायिक रूप से सफल होने में 20 साल से अधिक का समय लग गया। इसमें कुछ पट्टियां मोटी, कुछ पट्टियां पतली होती हैं। ये आपका एक प्रकार का बार कोड होता है। तो बार कोड एंड QR कोड में थोड़ा ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि बार कोड 1952 में बना, ये नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने बनाया। QR कोड 1994 में बना, ये जापानी कंपनी डेंसो वेब ने बनाया। अधिकांश डेंसो वेब का ही नाम आता है, मासाहिरो हारा का नाम बहुत कम आता है, बट दोनों आपको याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए डिफरेंस बिटवीन बार कोड एंड क्यूआर कोड। अगर हम देखें भाई बार कोड और क्यूआर कोड में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए बार कोड जो होता है वो मोर्स कोड तकनीक पर आधारित होते हैं। एक टेक्निक होती है मोर्स कोड, तो मोर्स कोड टेक्निक पर आपका बार कोड आधारित होता है। क्यूआर कोड भी मोर्स कोड तकनीक पर आधारित होता है। दोनों कैसे हैं, मोर्स कोड तकनीक पर आधारित हैं। बार कोड में डेटा स्टोरेज कम होता है, बार कोड में डेटा कम आता है, जबकि क्यूआर कोड में जो होता है डेटा वो बार कोड से ज़्यादा आता है। यानी बार कोड जो होता है वो पहले डेवलप किया गया था, क्यूआर कोड अभी डेवलप किया है 1994 में। तो ये एडवांस वर्जन भी आप कह सकते हैं। जो क्यूआर कोड होता है इसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। तो क्यूआर कोड में ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, बार कोड में उतना डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। और बार कोड आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने कोई टी शर्ट वगैरह लिया है, उस पर बार कोड बना होता है और उसको बाकायदा स्कैन कर लेते हैं। तो उसमें जो डिटेल्स होती हैं, जो प्राइस वगैरह होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पिकअप हो जाता है, आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, बाकी बार कोड और क्यूआर कोड की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, दोनों की जो टेक्निक है वो सेम है। मोर्स कोड तकनीक पर दोनों ही बनाए गए हैं, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस डेटा उसमें कम आता है और क्यूआर कोड में ज़्यादा आता है। अब देखते हैं यूपीआई। यूपीआई क्या होता है, तो आप सब यूपीआई के बारे में जानते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम होता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आंतरिक तौर पर एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आप अपना पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो यूपीआई की शुरुआत कब हुई, 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत हुई। किसने डेवलप किया, एनपीसीआई ने किया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को बनाया। इसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसे, अब यूपीआई को नहीं, आरबीआई के द्वारा एनपीसीआई को कंट्रोल किया जाता है। तथा यूपीआई के शुरू होने के समय में गवर्नर रघुराम राजन थे, अर्थात यूपीआई रघुराम राजन के समय में शुरू हुआ। ये पॉइंट हमने इसलिए नोट डाउन किया क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि यूपीआई किसके समय में आया। तो यूपीआई जो था वो रघुराम जी राजन उस समय गवर्नर हुआ करते थे, तो रघुराम जी राजन के समय में यूपीआई आया था। किसने बनाया था यूपीआई को, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को बनाया गया था। एनपीसीआई खुद कब बना, 2008 में बना। एनपीसीआई खुद 2008 में बना, ठीक है ना। और एनपीसीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूपीआई को कौन कंट्रोल करता है, याद रखना, यूपीआई को एनपीसीआई कंट्रोल करता है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही यूपीआई को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। आगे देखते हैं, एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। किसने, एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 1 लाख का भुगतान कर सकता है। अब कई बार ये सवाल करते हैं कि यूपीआई के द्वारा कितना पैसा भेजा जा सकता है, एक दिन में 1 लाख रुपए भेजा जा सकता है। यूपीआई सीमा केनरा बैंक जैसे छोटे बैंकों से भिन्न होती है, जो 25,000 लेन देन की अनुमति देते हैं। अभी डिफरेंट बैंक पर भी डिपेंड करता है, तो जैसे कैनरा बैंक में 1 लाख नहीं है, वहाँ 25,000 ही भेज सकते हैं। एसबीआई जैसे बैंक बड़े बैंकों से लेकर जिन्होंने 1 लाख की सीमा निर्धारित की है, तो एसबीआई में जैसे मान लिया 1 लाख रुपए का समय सीमा है, 1 लाख रुपए तक आप भेज सकते हैं, बट कैनरा बैंक में 25,000 ही भेज सकते हैं। नॉर्मली जब ये सवाल आता है तो आपको 1 लाख ही बताना है। ओके, तो ये तो आपका यूपीआई का हो गया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दूसरा होता है एक आपका एईपीएस, इसे बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आप कहते हैं इसे। तो एईपीएस एक आधार आधारित बैंकिंग सेवा है जिसे 2016 में ग्रामीण तथा अन्य बैंकिंग क्षेत्रों में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण तथा अन्य बैंकिंग क्षेत्रों में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसको, एईपीएस को, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को। अब देखिए 2016 में इसको शुरू किया गया था। एईपीएस को ये बात ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या सर्विसेज शामिल हैं, जैसे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन वगैरह। आपने देखा होगा छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र आजकल बहुत सारे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, है ना।
तो ग्राहक सेवा केंद्र जो है जहां पर बैंकिंग का कार्य होता है, छोटे छोटे बैंक ओपन हो गए हैं वो ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में, वहां जाके आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है? आधार के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आधार के थ्रू होता है। यानी इसका नाम ही है AEPS, मतलब आधार, ए फॉर आधार, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका नाम ही रखा गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जब भी आप देखोगे, आप पैसे निकालने जाओगे तो आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा और आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? फिंगरप्रिंट। आप अंगूठा अपना लगाइए, आधार नंबर बताइए, पैसा निकल जाएगा, अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, आप पैसे भेज सकते हैं किसी के अकाउंट में। लेकिन सारा काम आपका आधार से ही होने वाला है, विदाउट आधार से नहीं होगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपका आधार नंबर और उसके बाद में फिंगरप्रिंट आपको देना है। फिंगरप्रिंट यानी आपको देना है, ठीक है ना? आधार नंबर और आपको फिंगरप्रिंट देना है। आपका पैसा, आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सब होगा। यानी बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। बायोमेट्रिक का मतलब आपको अपना फिंगर वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस सर्विस, जैसे मान लिया आपका अकाउंट है कहीं पर और आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो अकाउंट नंबर मत बताओ, आप केवल अपना बताओ भाई कौन सा बैंक है और आधार नंबर बताओ, अंगूठा लगाओ, आपका काम हो गया, ठीक है? तो वहां पे अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है, वहां पर IFSC कोड की आवश्यकता नहीं है, वहां पर केवल आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है, ठीक है? अब देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने AEPS लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। यानी रिजर्व बैंक कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि कुछ बैंकों ने रुपए की दैनिक सीमा लागू की है लेन देन की कुल संख्या पर 50,000, यानी कुछ बैंकों ने इसकी संख्या लेन देन की 50,000 कर दी। 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे, 50,000 तक आप निकाल सकते हो। लेकिन RBI ने ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं किया है इसके ऊपर, लेकिन बैंकों ने ऐसा किया है ना? कुछ बैंकों, जैसे आप मान लिया स्टेट बैंक में है या फिर बड़ौदा बैंक में या अन्य कोई बैंक है, तो अलग अलग बैंकों ने अपनी लिमिट को सेट किया हुआ है। तो नॉर्मली ये 50,000 की लिमिट याद रखना है, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे USSD के बारे में कि भाई USSD सर्विस क्या होती है, और इसके आगे का जो भी टॉपिक होंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इस क्लास का PDF भी आप सबको मिल जाएगा। उस PDF को भी अच्छे से पढ़िएगा ताकि बेहतर तरह से आप लोग तैयार कर पाएँ। और आप सभी के लिए जो पहले की क्लास करा चुके हैं वो क्लास भी सारे अच्छे से तैयार करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत के साथ में थ्योरी क्लास आपके लिए बनती है। बहुत सारा डेटा मुझे निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद क्लास आपके पास आती है। तो इस पर बहुत मेहनत लगती है। इस क्लास को बहुत अच्छे से करना है, पूरा फोकस आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? और अगर कोई भी समस्या है किसी बच्चे को, तो आप सभी मुझे 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर मैसेज भेज सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कि क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।